Hello and warm welcome you all. Today is 17th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But before starting our discussion, we have to discuss some ethical terms. As you all know, we discusses it on the daily basis. Why I discuss all these? Because in the ethical chapter, you need to understand the examples and it requires longer time to get addicted to these concepts. Otherwise you will forget, or otherwise you will not able to recall these concepts. These are very tedious concepts, but once you understand all these, you are ready to define or understand any of these terms, and also you can write in the examination if questions get asked in the UPSC, because it is very much seen that these questions frequently comes in the examination. You can put out your question paper and observe on year and year basis these questions are asked, and you have the potential to get extra marks by understanding all these concepts along with the example. More examples you will understand, more clarity on these topics definitely going to arrive. तो आज हम कन्फर्मिटी बायसनेस के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कन्फर्मिटी बायसनेस आप समझ सकते हो एक एग्जांपल से, लाइक जो हमने आपको यहाँ पर इमेज प्रोवाइड किया है, इस इमेज में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? इस इमेज में ये बात सुनिश्चित हो रही है कि जो आपका एनिमल है वो आपका राइट की तरफ मूव कर रहा है, और जो आपके एनिमल्स है वो एक्चुअली दूसरे एनिमल्स को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि ये आप देख सकते हो, ये जो एनिमल्स है डिस्पाइट दे वेंट अहेड एंड दे फॉल डाउन, बट ये जो आपका इसके पीछे वाला एनिमल है उसी का रास्ता अपना रहा है और उसी की तरफ जा रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो एनिमल है डिसीजन ले रहा है बट नॉट वाया इट्स ओन परसेप्शन, बट नॉट वाया इट्स ओन पर्सनल जजमेंट और डिसीजन, बट बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ अदर एनिमल्स। तो कन्फर्मिटी बायसनेस में वही होता है कि हम अपने पर्सनल डिसीजंस या फिर पर्सनल जजमेंट नहीं लेते हैं। हमारा जो जजमेंट होता है वो बेसिकली सोसाइटी के आधार पर प्रेजेंट रहता है, या फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं या नेबर्स हैं उनके ऊपर हमारा डिसीजन आधारित रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप विलेजेस में देख सकते हो कि जो महिलाएं होती हैं उनको एम्प्लॉयमेंट करने के लिए नहीं दिया जाता है, जॉब करने के लिए नहीं दिया जाता है। और ये टेंडेंसी लगभग लगभग बहुत सारे गांव के लोगों में होती है। तो क्यों होती है? बिकॉज एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि हाँ, हमें महिलाओं को बाहर जॉब करने के लिए नहीं भेजना है, तो उसी रास्ते पर बहुत सारे लोग चलने लग जाते हैं। तो दैट्स द कन्फर्मिटी बायसनेस। तो कन्फर्मिटी बायसनेस आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर को कमजोर करता है, वीक करता है, क्योंकि हो सकता था कि आप इस इंडिपेंडेंट डिसीजन के माध्यम से एक नया इनोवेशन, एक क्रिएटिव टेंडेंसी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कन्फर्मिटी बायसनेस आपने उस क्रिएटिव विंडो को ओपन ही नहीं किया, एंड दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखे तो लेट्स से कि कोई ब्यूरोक्रेट है, अब उसके पास मिनिस्टर का फोन आया कि भाई साहब आपके पास जो फाइल है उसको आप पास कर दीजिए। आपने उस फाइल को पढ़ा भी नहीं कि उस फाइल में क्या है, आप बस उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करके आपने फाइल को पास कर दिया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मिटी बायसनेस। तो कन्फर्मिटी बायसनेस आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर को वीक करता है, एंड जो दूसरे के डिसीजंस हैं, जो दूसरे के इंटेंशंस या परसेप्शंस, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। तो दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। सो मूविंग ऑन आवर डिस्कशन, आज हमें दो आर्टिकल पर डिस्कशन करना है। और पहला आर्टिकल आपका जो डाटा प्रोटेक्शन बिल को पास किया गया है पार्लियामेंट के तरफ से, और अब ये एक्ट बन जाएगा, इसके मुद्दे पर है। और इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्या कुछ क्रिटिसिज्म की गई है इस एक्ट को लेकर, एंड कैसे ये स्टेट सर्वेलेंस को प्रमोट करता है, रेदर ये
पर्सन के डाटा को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा आर्टिकल आपका जो रिसेंट बिल पास किए गए हैं रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी बिल, ये दोनों इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट करेगा रैदर कि इन्वायरमेंट को प्रमोट करेगा। एंड इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोविजंस है जो एक एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द क्लियरेंसेस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो उन मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन, शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। तो सबसे पहली बात तो हम बैकग्राउंड की बात करेंगे कि डाटा प्रोटेक्शन बिल क्यों आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, आज के समय में डाटा एक प्रकार से अहम टूल है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मनी है, क्योंकि डाटा को एनालाइज करके व्यक्ति के बिहेवियर को समझा जा सकता है और डाटा को इवन सेल भी किया जाता है। आप जो डाटा प्रोवाइड करते हो वेरियस प्लेटफॉर्म पर, उस डाटा को भी सेल किया जाता है। दैट्स वाई आप अपने ईमेल में वेरियस स्पैम मैसेजेस देखते हो। वाई? आपने वहां पर तो रजिस्टर नहीं किया था, बट वाई द स्पैम मैसेजेस कम्स? इट इज ऑल बिकॉज जो डाटा है उसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाता है। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट आवर डाटा, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, देयर इज ए नीड टू हैव कंट्रोल ओवर आवर डाटा एंड इट्स मैनेजमेंट। तो उसके लिए आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो प्रोविजंस इस डाटा एक्ट में दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारे डाटा को प्रोटेक्ट ना करके बल्कि प्रमोट कर रहा है डाटा के यूज को। कैसे, हम वो देखेंगे। लेकिन इसका बेसिक बैकग्राउंड ये है कि 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, द फेमस जजमेंट, और इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछी गई थी। और इस जजमेंट के अंतर्गत जो हमारा प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर हुआ था। राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से फंडामेंटल आर्टिकल में आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसीजन दिया कि आपको यानी कि गवर्नमेंट को एक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाने की ज़रूरत होगी जो पर्सन के डाटा को प्रोटेक्ट करेगा। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने प्रयास किया था कि डाटा प्रोटेक्शन लाया जाए। तो 2019 में आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे पास नहीं किया गया क्योंकि वेरियस कंपनीज ने कंसर्न्स रेज किए थे रिगार्डिंग द प्रोविजंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइटर प्रोविजंस किए गए थे। तो आफ्टर सो मच एंड सो मच ऑफ टाइम फिर से 2023 में ये आपका डाटा प्रोटेक्शन रिवैम्प्ड वर्जन में लाया गया। बट इस बार जो ये बिल लाई गई और जो पास की गई, एक्चुअली ये डाटा प्रोटेक्शन के कोर प्रिंसिपल को ही डाइल्यूट कर देता है। तो क्या कुछ इश्यू है वो हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो आपका एक्ट है, इट थ्रेटन्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑल्सो ये डाटा प्रोटेक्शन करने के बजाय डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग को प्रमोट करता है बिटवीन द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। बट व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग सच एक्ट इफ इट डजंट प्रोटेक्ट आवर डाटा? तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट टोटल स्ट्रेट कंट्रोल करना चाहती है। यूं कह सकते हो कि एक प्रकार से डिजिटल पट्टा हर इंडिविजुअल के गले में बांध रही है, और इस पट्टे के माध्यम से पूरा जो डाटा होगा वो गैदर किया जाएगा और इंफॉर्मेशन होगा पर्सन के प्रति, वो सब इंफॉर्मेशन गैदर किए जाएंगे। तो इट डजंट सर्व्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स as it increases the state surveillance over the persons, over the citizens। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे जो डिजिटल पब्लिक गुड्स लाए गए थे कोविड-19 के पीरियड में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स की बात करूँगा, आरोग्य सेतु एंड कोविन पोर्टल। आरोग्य सेतु हो सकता है आपने भी यूज किया होगा,
इट इज लाइक इन्फेक्शन सर्वेलेंस ऐप। इसके माध्यम से जो कोविड-19 इन्फेक्शन है इनको मॉनिटर करने का प्रयास किया जाता था रियल टाइम बेसिस पे। तो इसमें एक सवाल खड़े होता है कि क्या आपने इस ऐप को यूज किया? अगर आपने इस ऐप को यूज किया तो क्या ये एक रिलायबल मेथड था टू अवॉइड द इन्फेक्शन? नहीं। क्यों? बिकॉज एक तो सभी के हाथों में ये ऐप था नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये आपका एफिशिएंट तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका ऐप है, कोई इन्फेक्शन खत्म करने वाला कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। सिमिलरली जो ऑनलाइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म है कोविन, वो भी आपका ह्यूज डाटा कलेक्ट करता है। एंड एज पर द MIT टेक्नोलॉजी रिव्यूज कोविड ट्रैकिंग ट्रैकर, जो आपका RS है, इसके बारे में क्या बोला गया? इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी टू मेक इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप मैंडेटरी। तो ये मैंडेटरी करने की तो जरूरत नहीं थी। मैंडेटरी करने का मतलब ये हुआ कि जो भी डाटा आएंगे उसको गवर्नमेंट के पास स्टोर होगा। तो इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट है इस बिल को लेकर आ रही है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं था कि जो भी डिजिटल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है उसमें कोई दिक्कत आए। तो दैट्स वाई ये जो आपके बिल है, ये जो आपका एक्ट है, उसके प्रोविजंस को डाइल्यूट किया गया है इन सिंपल टर्म्स। एंड ऑल्सो स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आ रही है। इसके तहत क्या होगा? रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा आपके स्मार्ट सिटीज का। सिर्फ स्मार्ट सिटीज का नहीं, आपका हर जगह पर कैमरे लगे होंगे जो आपकी निगरानी करेगा। तो ये नहीं लगता है आपको कि स्टेट सर्वेलेंस बढ़ रहा है? हाँ, एक डायमेंशन हो सकता है आपको लग रहा होगा कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या यही एक तरीका है? और भी तरीके नहीं है क्या? along with more direct measures for mass surveillance are taking place, like 2018 में टेंडर पास किया गया था फॉर ए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब। इसके माध्यम से जो भी सोशल मीडिया अकाउंट से इंडिविजुअल्स के उनके अकाउंट्स को इनडायरेक्ट वे में ट्रैक किया जाएगा कि वो किस ऑब्जेक्टिव से या फिर उनका क्या अट्रैक्शन है, किस विचारधारा के हैं, इनडायरेक्टली। ऑल्सो 2019 में टेंडर पास किया गया था टू बिल्ड नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति के फेस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा। तो ये जो आपका डाटा एक्ट आया है, इसने इस सब प्रकार की एक्टिविटीज को लीगल सैंक्टिटी यानी कि कानूनी रूप से अप्रूवल दे दिया है। कैसे? तो एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं इन टाइप्स के प्रोजेक्ट को। अलोंग विथ यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आती है कि लेट्स से वैसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डेंस में है, तो फिर उसको गवर्नमेंट फेवर करेगी, है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंतर्गत नहीं है, जो सहमत नहीं होते, उनके खिलाफ हो सकता है स्टेट सर्वेलेंस बढ़ जाए, हो सकता है स्टेट एक्शन बढ़ जाए। तो दैट्स वाई it is like a partition than a constitutionalist act, along with several recent pieces of legislation जो create किए गए हैं that mandates for storing the databases of the individual and their family units like the criminal procedure identification act, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 2023 लाया गया है। इन सब के माध्यम से जो डाटाबेस है, जो डाटा है इंडिविजुअल्स की, वो सब स्टोर किए जाएंगे। तो इन द कंक्लूजन एक बात बोली जाती है कि गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रही है। टारगेट भी गवर्नमेंट ने रखा है बाय 2030। लेकिन इसमें से गवर्नमेंट की एक मंशा ये है कि कम से कम 20% ऑफ इट्स शेयर डिजिटल सेक्टर से आए। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसके लिए डाटा को भी सेल करे, बिकॉज डाटा को मैंने आपको बताया कि इस डिजिटल एरा में एक प्रकार से आप काफ़ी वैल्यूड एसेट मान सकते हो, क्योंकि इन डाटा से कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा जा सकता है, उस प्रकार से प्रोडक्ट डिजाइन किए जा सकते हैं, उस प्रकार से सर्वेलेंस किया जा सकता है। तो दैट्स वाई ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट डाटा को सेल कर दे। ऑल्सो
यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है इस एक्ट के माध्यम से कि वो चाहे तो सिंगल कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर चाहे तो कंपनी को अपने ऑन डिस्क्रिप्शन पर कंप्लेन फाइल करवा सकती है टू द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो इस एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। और कहा जाता है कि इस प्रकार की जो एक्ट लाई गई है ये इंस्पिरेशन कहाँ से निकल कर आती है, तो जो चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ चाइना है वहां से प्रभावित होकर इस एक्ट में जो प्रोविजन है वो लाया गया है। एंड इनडायरेक्टली इस नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ चाइना के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी डाटा गवर्नमेंट चाहती है सिटीजन्स को देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इसके कारण एक इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज है जो इस सेक्टर से एसोसिएटेड है, जैसे कि अब उनको कंप्लायंस करनी है, अब उसके लिए हो सकता है वो पार्टी वर्कर्स या ब्यूरोक्रेट्स या यूनियन मिनिस्टर्स के प्रति झुक जाए। तो दैट्स वाई ये एग्जाम्पल है डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म का। यहाँ पर आप देखो डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म, एंड that's why India requires a wider constitutional reboot. So we have discussed this article. Shifting our focus to next editorial. In this editorial, we will discuss about the two bills that has been recently passed by the Parliament, that is your Biodiversity Bill and the Forest Conservation Amendment Bill. And दोनों ये बिल इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, सिर्फ इन्वायरमेंट को नहीं बल्कि ट्राइबल्स के जो राइट्स है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। तो कैसे? तो कंटेक्स्ट वही है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल एंड बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, एंड ये एक प्रकार से डिजास्टर होगा फॉर द कंट्रीज फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल, दैट इज द ट्राइबल पीपल। क्यों? बिकॉज बोथ दीज बिल्स अंडरमाइन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में रिसोर्सेस कलेक्ट करने का अधिकार देता है, as well as grants rights of the tribals and other traditional forest dwellers. But इस बिल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर इनके राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रही है कि जो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ये सारा खेल खेल रहे हो, एक्चुअली ये जो कैपिटलिज्म आप प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हो, तो कैपिटलिज्म कभी भी कंजर्वेशन को प्रमोट नहीं करता। क्यों? बिकॉज कैपिटलिज्म हमेशा प्रॉफिट मोटिव पर चलता है एंड वो कंजर्वेशन को काफ़ी ज़्यादा अहमियत नहीं देगा। तो दैट्स द पॉइंट। एंड जो आपका प्राइमरी बिजनेस होता है कंजर्वेशन का, वो क्या होता है? जो भी लोग उस पर डिपेंडेंट है उनके राइट्स को हम सेफगार्ड करें। लेकिन अगर कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी ज़्यादा हम प्रमोट करने लगेंगे तो क्या वो कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे? क्या वो इन लोगों के राइट्स को सेफगार्ड कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। एंड इतना ही नहीं, इस अमेंडमेंट के तहत प्रोविजन की गई है कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, एग्जम्पशंस किए गए हैं। और मैंने डिस्कस भी किया था इस बिल के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल के बारे में, कि जो आपका TN गोदवर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 1996 में, इसके तहत जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था वो सारे एरिया फॉरेस्ट कहलाएंगे जो आपका डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट के अकॉर्डेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो फॉरेस्ट वो नहीं, वो तो कहलाएंगे ही फॉरेस्ट, बल्कि अदर प्राइवेट लैंड पर भी फॉरेस्ट है विच सूट्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो भी आपका फॉरेस्ट कहलाएगा। तो एक प्रकार से कंजर्वेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। लेकिन इस बिल में इस जजमेंट के प्रोविजंस को ही एक्सक्लूड किया जा रहा है। एंड ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एग्जम्पशंस दी जा रही है। जैसे आपका जो नेशनल बॉर्डर है उसके अलोंग 100 किलोमीटर तक अगर कोई प्रोजेक्ट्स लाया जा रहा है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो फिर कोई फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रोविज़न आपका ऐड किया गया। तो कंसर्न्स क्या है इस बिल से?
कंसेंस ये है कि अगर इस प्रकार के बिल पास हो जाते हैं, जो कि अभी पार्लियामेंट से तो पास हो ही गए हैं, तो ये आपका एक्ट बन ही जाएगा। इट विल लीड टू लॉस ऑफ 20 to 25% ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री। अब यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट एरिया लॉस नहीं होगा, उसके साथ साथ ट्राइबल्स के राइट्स भी लॉस होंगे, ट्राइबल्स का जो लाइवलीहुड है वो भी लॉस होगा। इनडायरेक्ट वे से आप देखो, जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज हमें मिलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मिलती है, उसका भी लॉस होगा। सो ये जो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, ये आपका ट्राइबल पॉपुलेशन के जो राइट्स है ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज वेल एज जो उनका अधिकार है ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर, उन सबको छीनने का प्रयास करता है। ट्रेडिशनल नॉलेज आप समझिए, इसको भी समझना जरूरी है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब ये हुआ कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस होते हैं ना, उनके पास नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होता है। कोई भी बीमारी अगर उनको होती है तो वो नेचर से ही सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, जैसे कुछ जड़ी बूटी हो गया या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया। तो ये सब नॉलेज इनके पास होता है। इनके पास एलोपैथिक मेडिसिन तो होती नहीं है, तो जो कंपनी जो होती है ना, वो क्या करते हैं, इनके ट्रेडिशनल नॉलेज को यूटिलाइज करने का प्रयास करती है और उसके माध्यम से दवा बनाने का प्रयास करती है। तो बदले में एक नियम है कि अगर वो ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर करते हैं कंपनी के साथ, तो कंपनी को ये जिम्मेदारी है कि इनको भी बेनिफिट एंड रिसोर्स शेयरिंग देना पड़ेगा, इनको भी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन जो आपका ये बिल है वो इस राइट्स को भी डाइल्यूट कर रही है। जैसे ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, इट रिमूव्स द बेसिस ऑफ द जजमेंट गिवन अंडर द दिव्य फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2018 में ये जो फैसला आया था। इस जजमेंट के अंतर्गत क्या था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, दे मैंडेटेड कोई भी इंडियन कंपनी हो, उनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा और जो रेवेन्यू आती है वो शेयर करना पड़ेगा लोकल कम्युनिटी के साथ। बट दिस बिल डाइल्यूट्स। तो कंक्लूजन में ये है कि भाई साहब, हमारी जो मदर अर्थ है इस पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, प्रोपेल्ड बाय द अनएंडिंग ग्रीड ऑफ ह्यूमंस। एंड इसका परिणाम आप देख भी रहे हो कैसे, रिपीटेड फ्लड्स इन इंडिया, लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयज। अब इसको आप समझिए कि अब हिमालयज में लैंडस्लाइड तो होंगे, वो तो आपका एक नेचुरल फैक्टर है। लेट्स से कि आपका जो रेनफॉल हो रहा है, एक्सेसिव रेनफॉल, एंड बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द हिमालय दे आर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। लेकिन हम लोग लैंडस्लाइड के वल्नरेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाकर, रोड, रेलवेज, डायनेमाइट ब्लास्ट करके। तो वी आर more promoting it and it will lead to further degradation. And also महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, आपने सुना होगा, ऐसे में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में भी कनेक्ट कर सकते हो। द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन 1%। अगर एक व्यक्ति का लालच इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो नेचर उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है, वो इनफाइनाइट है। आज कोई व्यक्ति एक रिसोर्स के लिए वंचित है, लेट्स से कि उसका लालच इतना बढ़ जाए कि वो पूरे कायनात को कंट्रोल करने के लिए हावी हो जाए, तो दैट विल बी ए डिवास्टेशन। सो जब गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही है तो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है इन मुद्दे पर, बिकॉज यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट और हमारा राइट्स एसोसिएटेड है। सो ये था आपका आज का डिस्कशन। होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। थैंक यू। चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।